जारी है। यूपी की 10 लोकसभा सीटों पर लगातार सुबह से ही वोटिंग जारी है। संभल में 1 बजे तक का जो आंकड़ा है वो सामने आया है। मतदान फीसद का 42.97% मतदान हुआ है। हाथरस में बात करें दोपहर 1 बजे तक के मतदान फीसद आंकड़े की तो 37.73% मतदान हुआ है। आगरा में यही आंकड़ा दोपहर 1 बजे तक का 36.89% रहा है। फतेहपुर सीकरी की बात कर लेते हैं। दोपहर 1 बजे तक 39.09% मतदान फतेहपुर सीकरी में हुआ है, जबकि फिरोजाबाद में यही आंकड़ा दोपहर 1 बजे तक 40.06% रहा। मैनपुरी की बात कर लेते हैं तो मैनपुरी में दोपहर 1 बजे तक 38.32% मतदान रहा। एटा में दोपहर 1 बजे तक 39.87% मतदान। बदायूं में 1 बजे तक 34.97% मतदान। तो आंवला में दोपहर 1 बजे तक 36.95% मतदान हो पाया है। बरेली में बात करें तो दोपहर 1 बजे तक 34.93% तक जो वोटिंग है वो हुई है। तो देखिए दोपहर 1 बजे तक का जो आंकड़ा है, कहाँ कितना मतदान हुआ है वो हम आपको बता रहे हैं। तो ये देखिए फिरोजाबाद से भी हमने आपको आंकड़ा बताया, लेकिन यहां पर वोटर्स से, मतदाताओं से हमारे सहयोगी ने बात की। एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। फिरोजाबाद में मतदान लगातार जारी है। इस समय इंडिया न्यूज की टीम सिरसागंज में मौजूद है। भारतीय इंटर कॉलेज धातरी गांव में है और यहाँ मतदाता देखिए लोगों में जोश देखा जा रहा है, क्योंकि भरी धूप और गर्मी के बीच 12:30 इस समय बज रहे हैं और यहाँ पे मतदाता जो है, वृद्ध मतदाता भी मत का प्रयोग कर रहे हैं। महिलाएं भी हमारे साथ है, एक बार बात कर लेते हैं। वोट डालाई है? हाँ। कैसा सांसद चाहती हैं? कैसा हम तो सभी चाहता है, बता सबको सांसद बनाना चाहती हैं? हाँ। शांति तो बने ही, कोई ना कोई तो बने ही। अच्छा, प्रधानमंत्री किसको देखना चाहती हैं? अब प्रधानमंत्री तो जो है सो है। अच्छा, आप नाम बताइए, क्या नाम? यो आउ जना मेरा आओ आउ जना ये कहूं आउ ते जाउ में स्वीट बूटी में नाम क्या है? नाम क्या है? मेरा मुकुट सिंह। हाँ वोट डाला है? हाँ। किन किन मुद्दों को लेके वोट किया? आज वोट करने आए, क्या मन में रहा? अरे जे कहते कमल को वो करियाल है। हाँ कमल को वोट देते हाँ हैं? हाँ। कौन सी जगह है ये? जे खेड़ा। कहा जाता है समाजवादी पार्टी का गढ़ है। अरे मैं का करबे तो मैं बहुत कर ले, अब क्या वो आउती नहीं हो। अच्छा, तो देखिए मतदाता लगातार जो है आ रहे हैं और मत का प्रयोग कर रहे हैं। विकलांग, देखिए विकलांग मतदाता हैं और उसके बावजूद भी मत का प्रयोग, और इंडिया न्यूज पर दिखा रहे हैं कि विकलांग के इसके बावजूद भी जो है अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। तो लोग निश्चित रूप से जागरूक हैं। एक बड़ी चुनौती थी, 2 फेज के मतदान में कम मतदान प्रतिशत हुआ, इसको लेकर एक बड़ी चुनौती थी कि मतदान का प्रतिशत बढ़ाया जाए। यहाँ फिरोजाबाद में अगर बात कर रहे हैं तो लगभग 30% मतदान हो चुका है और लगातार जो मतदाता आ रहे हैं। हालांकि धूप की वजह से मतदान केंद्रों पर इसका असर भी देखा जा रहा है। सिरसागंज में इंडिया न्यूज की टीम मौजूद है और यहाँ पे ये जो मतदान केंद्र में आपको तस्वीरों में दिखा रहा हूँ, यहाँ पे सुबह से खासी भीड़ देखने को मिल रही थी। पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था की अगर बात करें तो चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। लगातार जो पुलिस के कर्मी हैं यहाँ गेट से लेके और अंदर तक लगे हुए हैं। लोगों की चेकिंग करके अंदर जाने दिया जा रहा है और फोन बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। साफ तौर पे मना कर दिया गया है कि मतदान केंद्र के अंदर बिल्कुल भी फोन नहीं लेने दिया जाएगा। लगातार हम लोग जायजा ले रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट ऋतिक के साथ सौरभ उपाध्याय, इंडिया न्यूज फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में मतदान लगातार। चलिए, तो आप रिपोर्ट लगातार देख रहे हैं। इसी बीच सीधे आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जहां पर मेरे सहयोगी ने बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह से खास बातचीत की है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर मतदान हो रहा है, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ मंत्री दयाशंकर सिंह जी है। सर, 10 सीटों पे आज मतदान हो रहा है। अभी तक 26% वोट पड़े हैं। पिछले बार के मुकाबले देखा जा रहा है कि वोट बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, वोट प्रतिशत भी बढ़ेगा और पिछले 2 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को सभी प्रत्याशी जीत रहे हैं। जो ट्रेंड आ रहा है, उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। ये रिकॉर्ड होगा अब तक में। माननीय मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश में 400 के पार और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी। इन 10 सीटों में एक सीट बहुत हॉट सीट है, जिसमें डिम्पल यादव और जयवीर आमने सामने हैं। डिम्पल यादव का कहना है, विपक्षी का कहना है कि संविधान बचाओ का चुनाव है। देखिए,
इस बार मैनपुरी सीट भी भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिल रही है। मायावती लगातार सीटें बदलते रहे, बार बार बदल रहे हैं, क्या डर है उनके अंदर? मायावती जी भी बदल रही हैं, समाजवादी पार्टी भी बदल रही है। समाजवादी पार्टी के तो एक एक जगहों पर 6-6 बार प्रत्याशी बदले जा चुके, और कांग्रेस पार्टी भी बदल रही है। तो कोई चुनाव लड़ना नहीं चाहता है, जबरदस्ती खुद माननीय अखिलेश यादव जी पहले अपने भाई तेज प्रताप को टिकट दिए थे, वो लड़ने से मना कर दिया तो खुद लड़ने जाना पड़ा उनकी मजबूरी में। वो कह रहे हैं कि छोटा सा कार्यकर्ता भी स्मृति ईरानी को हरा देगा, क्या ये डर है या उनका? अरे ये खुद जो है हारने के बाद भाग गए, केरल भाग गए, और केरल में भी हारने का जब हो गया तब आकर के अपने माता जी की सीट पर लड़ रहे हैं। पिछली बार 80 में से 1 सीट मिली थी रायबरेली, वो भी सीट छोड़ करके वो राज्यसभा में चली गई, और खुद जो है ये वहां पर गए हुए हैं, इस बार रायबरेली में भी हारेंगे। ये है मंत्री दयाशंकर सिंह, जिन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में अब की बार 400 पार। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ पंकज मंडल, इंडिया न्यूज, लखनऊ। हम जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सुन पा रहे हैं, और यहाँ पर मंत्री दयाशंकर सिंह नजर आए बातचीत करते हुए, और ऐसे में उन्होंने अपनी जीत को लेकर भी आश्वस्त किया, पार्टी की जीत को लेकर भी वो आश्वस्त नजर आए। साथ ही साथ आपको बताएं कि लगातार सुबह 7 बजे से जो वोटिंग प्रक्रिया है वो लगातार जारी है शाम 6 बजे तक, और हमने आपको इससे पहले दिखाया कि दोपहर 1 बजे तक कहां पर कितना फीसद मतदान हुआ। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आप जान लीजिए। इस वक्त की एक बड़ी खबर आगरा से, मतदान स्थल पर हंगामा होने की जानकारी मिल रही है। बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, कूड़ा गाड़ी से पानी सप्लाई को लेकर ही हंगामा हुआ है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, मतदाता कर्मी कूड़ा गाड़ी से पानी की सप्लाई से नाराज है और इसीलिए हंगामा हुआ है। मतदान स्थल पर बाकायदा हंगामा होने की जानकारी है। आगरा से बड़ी खबर है, कूड़ा गाड़ी से पानी सप्लाई को लेकर वो नाराज नजर आए हैं। मतदाताओं में भारी नाराजगी और साथ ही साथ वो गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। ये देखिए उस दौरान की तस्वीरें भी हैं। बाकायदा देखिए पुलिस प्रशासन भी लगातार लोगों को समझाने बुझाने में जुटा हुआ है। ये देखिए कूड़ा गाड़ी है, लेकिन इससे मतदाताओं के लिए पानी सप्लाई किया जा रहा था। नगर पालिका के कूड़ेदान जो चलता है तो वो दिन भर तो कूड़ा डालते हैं, और उसके बाद में टम्पुओं में सुबह सुबह कूड़ा जाता है, छिंजा का पूरा कूड़ा जाता है। और अभी वो कूड़ेदान में पानी लेके आए थे, कैंपर था, इंसान है भीतर, पानी ले जा रहे थे पोलिंग बूथ पे, तो भाई उसमें है तो इंसान ही, पानी पिएगा इंसान, और वो कूड़ेदान भी उसी में, पानी भी उसी में, खाना भी उसी में, तो ये तरीका थोड़ा गलत लगा, इसलिए हम लोगों ने ऑब्जेक्शन किया। अधिकारी जी ने मुझसे कुछ नहीं कहा, मैंने उन्होंने देखा सुना कि थोड़ा सा गलत हुआ है, उसमें लिखा भी था कूड़ादान, तो उन्होंने बोला कि ये गलत हुआ है तो वापस करा दिया, पानी वापस करा दिया, पानी अंदर नहीं गया। एक साथ इंटर कॉलेज है, बूथ इसमें 62, 63, 64, 65 4 रूम है। इसमें कूड़ा गाड़ी से लाया गया था पानी पीने का, उसमें लिखा भी था। ये वर्करों की लापरवाही है, जो नगर पालिका के वर्कर है जो पानी लेके आए हैं, इनकी लापरवाही है, इनको सब दिख रहा है, फिर भी ये गलतियां कर रहे हैं, इनकी बहुत बड़ी लापरवाही है। तो लगातार हम जो चुनावी कवरेज है वो आपको दिखा रहे हैं। इसी बीच मैनपुरी से मेरे सहयोगी सतेंद्र मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। सीधा मैनपुरी का रुख करना चाहूंगी। सतेंद्र, आपका रुख करते हुए जहां पर आप मौजूद है वहां पर फिलहाल कितनी उत्सुकता है, कितनी कतारें हैं? क्योंकि देखिए भारी गर्मी है, चिलचिलाती धूप है, लेकिन ऐसे में लगातार जो मतदान केंद्रों पर लगातार मतदाता पहुंच रहे हैं, इस बीच क्या उत्साह कम होता नजर आ रहा है या फिर उतना ही है? इसमें मतदाता वो धीरे धीरे अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं कि हम सुबह थोड़ी तेजी से मतदान हुआ था, उसके बाद शाम को लगभग 4 बजे के बाद फिर अपने मतदान तेजी से करेंगे, क्योंकि अभी धूप का समय है तो लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं। तो वही अगर हम पिछले चुनाव की बात करें तो मत प्रतिशत तेजी से हुआ था, लेकिन अब तक 1 मिनट तक सिर्फ 38% ही मतदान मैनपुरी हो पाया, क्योंकि मैनपुरी में मत का प्रतिशत अभी थोड़ा स्लो चल रहा है। सतेंद्र, अगर हो पाए तो आप लोगों से बातचीत कीजिए कि किस तरीके से वो यहाँ पर अपने मुद्दों को लेकर पहुंच रहे हैं, कितनी उत्सुकता लोगों में है, क्या मुद्दे हैं जब वो मतदान केंद्रों पर मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर लोगों के लिए? 2 घंटे पहले लोगों से बात हुई थी, उनका कहना है कि आज और लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि इस तरीके से मैनपुरी में ऐसी कोई समस्या नहीं है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही भाजपा कार्यकर्ताओं पर
सपा के कार्यकर्ताओं के सतेंद्र, आप द्वारा बने रहिएगा, मैं लौटूंगी आपके पास, आप बने रहिएगा हमारे साथ। देखिए लगातार हमारे जो सहयोगी हैं वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। क्या फिलहाल उत्सुकता है, क्या फिलहाल आंकड़ा है? मतदान फीसद का आंकड़ा भी दोपहर 1 बजे तक का हमने आपको बताया। फिलहाल कितनी उत्सुकता है, कितने लोग पहुंच रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं, निर्वाचन आयोग की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की गई थी, सुरक्षा के लिहाज से क्या व्यवस्थाएं, इन तमाम चीजों को लेकर लगातार हम अपने दर्शकों तक जानकारी साझा करें। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों तक साझा करते चले। इसी बीच एक बड़ी जानकारी, एक बड़ी खबर मैनपुरी से जान लीजिए आप कि सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने आरोप लगाया है लगातार हमारे वोटर्स को धमकाने का काम किया जा रहा है। ये डिंपल यादव समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार है मैनपुरी से, वो ये आरोप लगा रही है हमारे वोटर्स को नहीं डालने दिया जा रहा है वोट, हमारे लगातार वोटर्स को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, हमारे वोटर्स को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। तो मैनपुरी से बड़ी दबाव की मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं अगर मतदान हो रहा है कम तो एक वजह इसकी है कि जिस तरह लोग दबाव की राजनीति का प्रयोग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं भाजपा के जो समर्थक भी हैं वो इसको सही नहीं मान रहे हैं। तो ये वेरी मच पॉसिबल है कि भाजपा के समर्थन में ही लोग निकल के बाहर नहीं आ रहे हैं। पूरी तरह एक षड्यंत्र चल रहा है देश में कि किसी भी तरह देश के लोकतंत्र को नष्ट कर दिया जाए, संविधान को भी नष्ट कर दिया जाए और कहीं ना कहीं ऐसी ताकतें देश पे हावी हो जाए, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले 10 सालों में कहीं ना कहीं हमारा देश पिछड़ गया है, चाहे बेरोज़गारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे पॉलिसीज़ के माध्यम से हो, चाहे महिला सुरक्षा का सवाल हो, चाहे किसानों का सवाल हो, चाहे हमारे फौज का सवाल हो। तो कहीं ना कहीं हम सभी लोग, सभी समाज, सभी वर्ग आज कहीं ना कहीं आहत महसूस कर रहा है, कहीं ना कहीं उपेक्षित महसूस कर रहा है। और लगातार जो स्थिति भारत में बदल रही है पिछले 10 वर्षों में, तो मैं समझती हूँ कोई भी प्रोफेशन का आदमी, अब मैं इसमें प्रोफेशन भी ऐड कर रही हूँ क्योंकि कोई प्रोफेशन, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो नौकरी परस्त लोग हो, कहीं ना कहीं अपने आप को समझ पा रहे हैं कि सरकार ने आम जनता के लिए कुछ नहीं किया और भावनाओं के साथ खेल कर जो सरकार वोट बटोरती रही है, आज उनका भी पर्दाफाश हुआ। तो मैनपुरी से सपा उम्मीदवार यहाँ पर डिंपल यादव तमाम तरह के आरोप लगाती हुई नजर आई। उन्होंने ये कहा कि किस तरीके से वहाँ पे लोगों को वोट डालने के लिए नहीं दिया जा रहा है और साथ ही साथ लोगों को डराने का काम भी किया जा रहा है। विजय मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए। विजय, जहाँ पर आप मौजूद है वहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं निर्वाचन आयोग की तरफ से? लोग जो मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, कितनी उत्सुकता है? क्या यहाँ पर वोट फीसद में किसी प्रकार की कोई कमी है या फिर जितना उत्साह सुबह था उतना ही अभी भी बरकरार है? बिल्कुल, आपको बता दूं इस बार का जो वोटिंग परसेंटेज है वो पहले से कहीं ना कहीं ज्यादा होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि अब तक जो 1 बजे तक का जो आंकड़ा है इंडियन न्यूज के पास, उससे 35% से ज्यादा का पोल जो हो चुका है। वहीं जिला निर्वाचन द्वारा तमाम तरीके की व्यवस्थाएं पोलिंग बूथ पर की गई है। कई कई छोटी छोटी शिकायतें जरूर आई थी ईवीएम खराब होने को लेकर, लेकिन उसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के तमाम जो यहाँ प्रत्याशी है, चाहे आंवला से प्रत्याशी हो, चाहे फिर बदायूं से आदित्य यादव प्रत्याशी हो, तमाम एलिगेशन जो है पुलिस पर लगाए हैं और एलिगेशन उनके ये हैं कि पुलिस जो है जबरन बीएलओ को उठा रही है। इसके साथ साथ जो प्रशासन के लोग हैं वो लगातार जो ईवीएम खराब होने की शिकायतें जो मिल रही थी उसको व्यवस्थित कराने के लिए लगातार प्रयासरत है, उनको कहीं ना कहीं सही कराया जाए। बदायूं जिले की बात करूं तो बदायूं जिले में अब तक जो है 35 से ज्यादा % का जो है पोलिंग हो चुका है। जी बिल्कुल विजय, लेकिन ऐसे में यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था है? क्योंकि हमने देखा कि कई जगहों पर ईवीएम खराब, या फिर जैसे कि डिंपल यादव और अखिलेश यादव लगातार ये कह रहे हैं कि कई जगह ऐसी है जहाँ पर वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। तो क्या यहाँ पर भी कुछ इस तरह की स्थिति सामने आई है, कुछ इस तरह की शिकायत है क्या? बिल्कुल, जिस तरीके से अखिलेश यादव का आरोप है और जिस तरीके से डिंपल यादव ने भी आरोप लगाए हैं कि जिला प्रशासन जो है सत्ता के दबाव में जो है काम कर रहा है और लगातार जो ईवीएम खराब हो रही है उसकी शिकायतें अगर जिला निर्वाचन कार्यालय भी पहुंच रही है, उसके बावजूद भी ईवीएम को सही नहीं किया जा रहा है। ये अखिलेश यादव की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है, डिंपल यादव की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है। वहीं अगर मैं बदायूं जिले की बात करूं तो बदायूं जिले में भी आदित्य यादव ने सत्ता पक्ष के लिए आरोप लगाए हैं और उनका साफ कहना है कि पुलिस प्रशासन जो है सत्ता पक्ष के इशारे पर काम कर रहा है। जहां ईवीएम खराब होने की शिकायतें
मिल रही है, वहां पर जिला प्रशासन द्वारा ईवीएम सही कराई जा रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता हों या फिर प्रत्याशी, उनका आरोप यह कि जहां पर ईवीएम की शिकायतें मिल रही है वहां पर तुरंत ईवीएम को सही नहीं किया जा रहा है। और उनका एक सबसे बड़ा आरोप यह है कि जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज, जो समाजवादी पार्टी के नेताओं का आरोप है कि वोटिंग परसेंटेज को कम कराने का प्रशासन जो है वो प्रयास कर रहा है। लेकिन बदायूं जिले की मैं बात करूं तो बदायूं जिले में कई जगह की शिकायतें जरूर आई थी कि ईवीएम को खराब होने को लेकर, लेकिन जिला प्रशासन ने इसको दुरुस्त कराया है और फिलहाल जो है अभी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान बदायूं के अंदर चल रहा है। जी हाँ, लेकिन ऐसे में बदायूं की हम लगातार बात कर रहे हैं और आप भी बेहतर तरीके से वहां पर आप मौजूद की अपनी दर्ज करवा रहे हैं, क्योंकि भारी गर्मी है, लगातार धूप पड़ रही है, गर्मी है, और ऐसे में लगातार लोग जो हैं वो भी इस प्रकार कई अव्यवस्थाओं का सामना करते हैं। कहीं पर ठंडे पेयजल की व्यवस्था नहीं होती है, कहीं पर उन्हें लंबी कतारों में लगना पड़ता है। तो क्या इसका प्रभाव भी देखने को मिल रहा है क्या अभी? बिल्कुल आपने ठीक कहा, जिस तरीके से भीषण गर्मी और इसका प्रभाव जो है जरूर वोटर पे पड़ता है। जो प्रशासनिक अधिकारी या कर्मचारी जो ड्यूटी पे लगे हुए उन पे पड़ता है, पुलिस के लोग जो ड्यूटी पे लगे हुए हैं उन पे इस बात को लेकर जरूर प्रभाव पड़ता है कि जिस तरीके से भीषण गर्मी है और लगातार जो जिला प्रशासन दावे कर रहा है कि यहाँ पर पेयजल की व्यवस्था की गई, लेकिन कुछ जरूर जिले की अगर बात करूं तो कुछ जगह से जरूर इस बात की शिकायत आई थी कि वहां पर पेयजल व्यवस्था नहीं की गई है। और ऐसे तमाम ऐसे कारण हैं जिसको लेकर वोटिंग परसेंटेज, जैसे कि फर्स्ट पेज का अगर बात मान लीजिएगा, सुबह से 7 से लेकर 11 बजे तक का अगर बता दूं तो 11 बजे से 7 बजे तक जो वोटिंग परसेंटेज था वो ठीक ठाक था। 12 बजे के और 1 बजे के बीच तक में ये थोड़ा रुक गया। अब माना यह जा रहा है कि आगे चल के जो 2 बजे के बाद का समय यानी कि 3 बजे के जो बाद जो वोटिंग शुरू होगी, लोग घरों से निकलेंगे और दोबारा वोटिंग करेंगे, क्योंकि ये जो थोड़ा मौसम का जो होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा जो है कि लोगों के लिए सुकून पैदा करता है कि जो जिस तरीके से गर्मी है उस तरीके से लोगों को 3 बजे के बाद में और वोटिंग परसेंटेज में इजाफा हो सकता है। जी ठीक है, अपनी नजर आप बनाकर रखिएगा। बहरहाल बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी ने धर्मेंद्र यादव से खास बातचीत की है, सुनवा देते हैं। लोगों से यही अपील करेंगे, संविधान बचाने का ये चुनाव है और संविधान रहेगा तो लोकतंत्र रहेगा, संविधान रहेगा तो आरक्षण रहेगा, संविधान रहेगा तो हक न्याय और अधिकार मिलेगा, संविधान रहेगा तो आप मीडिया के साथियों से भी हम कहेंगे कि आपको सवाल पूछने की आज़ादी रहेगी। इसलिए सब लोग मिलके संविधान बचाएं और संविधान एक ही रास्ता है बचाने का, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को जिताया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि ये चुनाव राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच हो रहा है। मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि जो रामायण सीरियल में भगवान राम के जो पात्र थे, जब उनको भी धोखा दे सकते हो तो काहे के राम भक्त कहलाने का आपको हक है। उन्हीं के प्रांत में मेरठ शहर में भगवान राम के पात्र को भी धोखा दे दिया भाजपाइयों ने, तो ये किसी को भी धोखा दे सकते हैं। अब इनकी बात का जनता में यकीन रह गया नहीं गया, खत्म हो चुका है। अब ये कुछ भी कहें तब भी कोई नहीं मानेगा। और क्या कहेंगे, अभी आप बदायूं जाने वाले हैं, फिर बदायूं के आजमगढ़ जाने वाले हैं, आप भी कंफ्यूज, आजमगढ़ जाने वाले हैं, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे आजमगढ़ बहुत शानदार सरजमी है समाजवादियों की। सद्य नेताजी का दिल की धड़कन, उन्होंने कहा नेताजी ने हमेशा कि इटावा मेरा दिल है तो आजमगढ़ मेरी धड़कन है। तो जहाँ नेताजी ने अपनी जिस इलाके को धड़कन माना, उस इलाके से मैं पार्टी का उम्मीदवार हूँ। ये मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और वहाँ के स्थानीय नेताओं को धन्यवाद देता हूँ, मुझे इस काबिल समझा। और मैं अपनी ओर से वादा करता हूँ, जो नेताजी ने रिश्ते बनाए हैं, जो आदरणीय अखिलेश जी ने आगे बढ़ाए हैं, उन रिश्तों को, उन जज्बातों को आगे ले जाते हुए आजमगढ़ की तरक्की, विकास और खुशहाली के साथ साथ जो आजमगढ़ का एक गौरव रहा है, देश की संसद में आजमगढ़ की आवाज़ बड़ी मजबूत रही है, उस क्षेत्र से मुझे लड़ने को मौका मिला। मेरे लिए बहुत सौभाग्य का भी विषय है और आजमगढ़ की राजनीति में रह के बहुत कुछ सीखने का भी मौका है। आज बदायूं में भी चुनाव है, उसके लिए क्या कहेंगे? ऐतिहासिक वोटों से वहाँ से पार्टी के उम्मीदवार आदित्य जीत रहे हैं। बहुत ऐतिहासिक काम समाजवादियों का है बदायूं में, जिसका सीधा सीधा लाभ आदित्य को मिलने जा रहा है। बिल्कुल, हमारे साथ धर्मेंद्र यादव थे जो बता रहे थे कि आजमगढ़ से वो चुनाव लड़ने वाले हैं। वो कह रहे हैं उनका सौभाग्य कि उन्हें मौका मिला, ये बड़ी बात है। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी बड़े मतों से चुनाव जीतेगी, लोग समझ चुके हैं और जनता संविधान को बचाने के लिए वोट करेगी। कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, सैफई। और चलिए इसी बीच सीधे रुक कर लेते हैं फिरोजाबाद से। मेरे सहयोगी सौरभ मेरे साथ जुड़े हुए हैं सीधे तौर पर। सौरभ, आप ही का रुक करते हुए फिरोजाबाद में, क्योंकि दोपहर 1 बजे तक 40% के आसपास वोटिंग हो चुकी है, फिलहाल क्या नजर आ रहा है, किस तरह लोगों की कतारें लगी हुई हैं? यहाँ पे लोगों का जोश जो है वो थोड़ा ठंडा पड़ गया है, क्योंकि तपती धूप है, गर्मी है। इस तरह ऐसे में हम देखते हैं अक्सर कि इस तरह लोग जो है वो अपने घरों से कम ही बाहर निकलते हैं। आपको बता दूं कि प्रचंड गर्मी धूप है,
नहीं, और 7 बजे तक का जो मतदान और में देखिए मतदाता निकल तो, लेकिन धूप के चलते मतदाता घरों से निकले, हालांकि पोलिंग खड़े हुए मतदान चलते सौरभ आप बने रहिएगा, मैं लौटूंगी आपके पास। तकनीकी खामी के कारण थोड़ा सा दिक्कत हो रही है आपकी आवाज मिलने में, मैं लौटूंगी, आप बने रहिएगा। तो देखिए लगातार हमारे जो सहयोगी हैं वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, किस तरह से लोगों के भीतर ऊर्जा है, क्या मुद्दे हैं, लगातार हमारे जो सहयोगी हैं वो बातचीत कर रहे हैं। तो आगरा से मेरे सहयोगी ने एसपी सिंह बघेल से बातचीत की है, क्या कुछ उन्होंने कहा है सुनवा देते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री, सिटिंग सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल जी हैं, अभी अपना मत का प्रयोग करके लौटे हैं। पहले तो आप अपना ये दिखा दीजिए ताकि जनता देखे कि आपने अपना मत का प्रयोग कर दिया है। मैंने अपने परिवार से मत का प्रयोग करके मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में। दूसरा सवाल मेरा ये है कि आज का इंतजार था, इतने दिन की मेहनत, लगातार कैंपेन पूरे परिवार के साथ, कैसा महसूस हो रहा आज? पूरी आगरा लोकसभा 7 तारीख का बेताबी से इंतजार कर रही थी, किस दिन 7 तारीख को सुबह के 7 बजे और बीजेपी के पक्ष में वोट डालकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में अपना सहयोग करें। महिलाओं की तो जानना चाहें, क्योंकि महिलाओं ने इस बार बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इस बूथ पे मैंने भारी संख्या में महिलाएं देखी, चाहे बुजुर्ग हो जवान। उसका एक कारण है, घर की वित्त मंत्री महिला ही होती है। 5 किलो गेहूं चावल जब उनको मिल रहे हैं 4 साल से, फिर मोदी की गारंटी को लोग गारंटी मानने लगे। 5 साल तक मिलेंगे तो उनके जेब के पैसे खर्च नहीं करने पड़ रहे हैं। शौचालय अगर मोदी जी नहीं देते तो उन्हें खुद बनाना पड़ता, आवास नहीं देते तो उन्हें अपने घर से बनाना पड़ता, आयुष्मान नहीं देते तो खेत बेच करके इलाज कराना पड़ता, गैस का सिलेंडर नहीं देते तो लकड़ी पे रोटी बनानी पड़ती, किसान सम्मान निधि नहीं मिलती तो सबके 14 करोड़ लोगों के 32,000 रुपये कम हो गए होते। तो इन सब चीज़ों से ये देश कृतज्ञ राष्ट्र है। अगर मुंह खाता है तो आंखें झुकती हैं। एक पेड़ है मोदी रूपी विकास का पेड़, जिससे लाभ ले रहे हैं, तो लोग उस पेड़ में पानी, खाद, डीएपी, यूरिया डाल के उसको मजबूत कर रहे हैं। कालिदास नहीं है इस देश की जनता है, कालिदास का एक ही उदाहरण है कि जिस टहनी पे बैठे थे उसे काट रहे थे। इस देश की 140 करोड़ को इंडी के लोग कालिदास ना माने कि जिस पेड़ से वो लाभ ले रहे हैं उसको नहीं काटेंगे, बल्कि उसको पल्लवित पुष्पित करेंगे। ये पीढ़ी गरीबी में पैदा हो सकती है, लेकिन लोगों को पता है मोदी जी अभी 10 साल और रहेंगे तो उनके नाती गरीब घर में पैदा नहीं होंगे। मेरा एक सवाल और है कि आप अगर चुन के यहाँ से जाते, जीत के जाते, तो देश की सबसे बड़ी पंचायत में आप वहाँ बैठेंगे संसद में, तो अब आगरा का ऐसा कौन सा अहम मुद्दा होगा जिसको आप उठाएंगे? आगरा का कोई एक घोषणा पत्र नहीं है। आगरा में 5 विधानसभाएं और 5 का मिजाज अलग अलग है। अभी मैं यहाँ से निकलने के बाद देहात में जाऊंगा जहाँ दूर दूर तक केवल खेत दिखाई पड़ेंगे, फिर एटा जिले की जलेसर में जाऊंगा, वहाँ की अपनी अलग प्रॉब्लम है। तो मेरा मैनिफेस्टो हर गली का है। किसी मोहल्ले में सड़क नहीं है, स्कूल नहीं है, या बिजली नहीं है, पानी नहीं है, नाली नहीं है, खरंजा नहीं है, तो उनके लिए वही सब कुछ है। देखिए, अभी मेरे साथ मौजूद थे केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल, जो लगातार उन्होंने अपने मेरे सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि जनता अब चाहती है कि मोदी तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बने, इसलिए इस जनता का अब आगे अगर विकास होना है और देश का विकास होना है तो जनता मोदी सरकार को ही चुनेगी। कैमरा पर्सन अंकुर के साथ रिंकी उपाध्याय, इंडिया न्यूज। और इस बीच मेरे सहयोगी हाथरस से सुनील कुमार मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा हाथरस का ही रुख करना चाहूंगी। सुनील, जहां पर आप मौजूद है वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं निर्वाचन आयोग के द्वारा, प्रशासनिक व्यवस्थाएं क्या है, लोगों में कितना उत्साह है? जी आपको बता दूं, प्रशासनिक व्यवस्था पूरी चौबंद की गई है और पुलिस व्यवस्था की सुरक्षा व्यवस्था काफी मुस्तैद है। महिला पुलिस फोर्स भी बड़ी मात्रा में मौजूद है, सीआरपीएफ के जवान है, पंजाब पुलिस के लोग हैं, पीएसपी के बटालियन भी कई सारे मौजूद है। और जहाँ तक सुविधाओं की जो बात है, अभी बुजुर्गों को लाने ले आने की व्यवस्था है, विकलांग जो दिव्यांग लोग हैं उनको भी लाने ले आने की व्यवस्था है। लेकिन अभी इस समय देखा जाए तो मौसम थोड़ा सा धूप चढ़ी हुई है, तो लोग घर से कम निकल रहे हैं और जो वोटिंग का जो परसेंटेज थोड़ा सा डाउन हो रहा है। कभी इस समय लोग धीरे, जो मतदान है वो धीरे धीरे चलता है। ठीक है, अपनी नजर बनाकर रखिएगा सुनील। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे भी चुनावी कवरेज लगातार जारी।